नमस्कार साथियों, चैनल में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम तुगलक वंश के तीसरे शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम दो वीडियो में पढ़ेंगे। पहले वीडियो में मतलब कि आज के लेक्चर में हम इसके प्रारंभिक जीवन, इसके राज्यारोहण और इसके द्वारा किए गए लोकहित के कार्य और इसके साहित्य और शिक्षा को संरक्षण इत्यादि विषयों पर हम चर्चा करेंगे। और जो दूसरे वीडियो में हम इसकी धार्मिक नीति, प्रमुख युद्ध अभियान और इसके समय घटित कुछ विद्रोह, उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर फिरोज शाह तुगलक के बचपन की बात करें तो इसके बचपन का नाम कमालुद्दीन फिरोज होता है, ठीक है। और यह गयासुद्दीन तुगलक के भाई रज्जब का पुत्र होता है, यानी कि यह गयासुद्दीन तुगलक का भतीजा होता है। और इसकी माता जो है एक हिंदू महिला होती है, ठीक है। अगर सल्तनत काल में देखें कि इसके अलावा और किस अन्य सुल्तानों की माताएं भी हिंदू थी, तो उनमें अगर आप देखेंगे नासिरुद्दीन खुसरो, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी और ये फिरोज शाह तुगलक, इन सभी की माताएं हैं जो हिंदू होती हैं। इसका जब यह 7 साल का होता है तभी इसके पिता रज्जब की मृत्यु हो जाती है और इसका पालन पोषण इसके चाचा फिरोज गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया जाता है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आमिर ए हाजिब के पद पर नियुक्त होता है। अगर इसके बचपन की बात करें, बचपन के नाम की बात करें, तो इसके बचपन का नाम कमालुद्दीन फिरोज होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यह कई सारी उपाधियां भी धारण करता है, जिनमें से एक प्रमुख उपाधि है सैयद उल सलातीन, ठीक है, सैयद उस सलातीन। इसके अलावा यह अपने आप को खलीफा का नाइब, यानी खलीफा का नाइब से अपने आप को भी पुकारता है। अब हम इसकी राज्यारोहण यानी सिंहासन में बैठने के बारे में जानते हैं। देखिए, 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की सिंध थट्टा के निकट अचानक मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और जिसके कारण ही सरदारों ने फिरोज शाह तुगलक को सिंहासन पर बैठाते हैं। फिरोज शाह तुगलक का राज्य अभिषेक 2 बार होता है, ठीक है। पहला राज्य अभिषेक ये 22 अथवा 23 मार्च 1351 को सिंध में होता है, और जो दूसरा राज्य अभिषेक है लगभग अगस्त माह में उसी साल 1351 में होता है। तो यानी कि इसका जो राज्य अभिषेक है 2 बार संपन्न होता है। गद्दी पर बैठने के बाद यह उन सभी निर्णयों को, बहुत सारे निर्णयों को वापस ले लेता है जो उसके पूर्व के शासकों के द्वारा लिए गए थे। यह शरीयत के अनुसार शासन करता है और शासन के विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाता है, जिससे मध्यकालीन भारत में इसकी एक नई अलग पहचान स्थापित होती है। इसके द्वारा उठाए गए कदमों को हम निम्न शीर्षकों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके द्वारा किया गया जो कार्य है, जो बिंदु है कृषि का प्रोत्साहन। देखेंगे कि कृषि के लिए, कृषि के विकास के लिए यह क्या कार्य करता है। कहानी ये होती है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो उसकी योजनाएं जो बहुत सारी असफल होती हैं और उसकी दुर्भिक्ष के कारण कृषि का जो बहुत ही ज़्यादा अवनत होती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। फिरोज शाह तुगलक कृषि को प्रोत्साहित करता है और अनेक योजनाएं लागू करता है, जैसे कि वह किसानों को उन्नत किस्म के फसलें उपलब्ध करो एवं अच्छे बीजों के प्रयोग की सलाह देता है। और सबसे बड़ी बात, वह कृषि उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य के लिए साम्राज्य में सिंचाई व्यवस्था की व्यवस्था करता है, यानी कि वह काफ़ी सारी सिंचाई की व्यवस्था के लिए नहरें खुदवाएगा, कुएं खुदवाएगा। इन सभी चीज़ों के माध्यम से वह सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास करता है।
अगर सुल्तान की नहरों में देखें तो सुल्तान जो है वह 5 प्रमुख नहरों का निर्माण करवाता है। ठीक है, इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण नहर होती है वह उलू गखानी की नहर होती है। ठीक है, जिसके द्वारा यमुना का पानी हिसार तक पहुंचता था और इसकी लंबाई 150 कोस थी। दूसरी जो महत्वपूर्ण नहर थी इसकी, वो थी रजबाह नहर, जो कि 96 मीटर लंबी थी और ये सतलुज से घग्गर तक जाती थी। इसकी जो तीसरी महत्वपूर्ण जो नहर थी, मांडवी तथा दामोदर की पहाड़ियों के निकट से आरंभ होकर हांसी तक जाती थी। ठीक है, इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने सरस्वती तथा सलीमा नदियों के पानी को मिलाने के लिए एक बहुत बड़ी पहाड़ी टीले की भी खुदाई करवाई, जिससे रिहंद, मंसूरपुर आदि क्षेत्रों की सिंचाई हो सके। इसके अतिरिक्त फिरोज शाह तुगलक सिंचाई तथा यात्रियों की सुविधा के लिए लगभग 160 कुएं खुदवाता है। आपने देखा इनकी जो नहरें हैं अधिकांशतः हरियाणा के क्षेत्र में ही होती हैं, तो हरियाणा में बहुत ही ज़्यादा कृषि का विकास होता है और कृषि का जो है उत्पादन बढ़ता है। अब इसने नहरें खुदवा दी तो इस नहरों की देखभाल के लिए यह कुछ प्रमुख योग्य अधिकारी भी नियुक्त करता है। ठीक है, इन नहरों के निर्माण से वह विस्तृत क्षेत्र की सिंचाई होने लगती है और बहुत सी बंजर भूमि भी कृषि योग्य हो जाती है, जिससे जब कृषि योग्य भूमि हो जाती है तो नई नई बस्तियां भी स्थापित होती हैं, जिसके कारण राजस्व में काफ़ी वृद्धि होती है और सुल्तान को काफ़ी ज़्यादा राजस्व मिलता है, जिसके कारण वह इस पैसे को अन्य महत्वपूर्ण कारणों में लगाने में उसे मदद मिलती है। सिंचाई व्यवस्था के कारण जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं इसे फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट्स के की संज्ञा देते हैं, यानी इसे सिंचाई विभाग का पिता की संज्ञा के दी है ब्रिटिशों ने। अब आगे देखते हैं। इसके अलावा अब हम इसके उद्योग धंधे एवं व्यापार की नीति के बारे में चर्चा करते हैं। फिरोज शाह तुगलक देश को समृद्ध बनाने के लिए उद्योग धंधे एवं व्यापार को भी काफी प्रोत्साहित करता है। वह बहुत सारे कारखाने स्थापित करता है जहां पर विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता था। ऐसा कहा जाता है कि इसने 36 कारखाने स्थापित करवाए और प्रत्येक कारखाने की जो होता था वह एक उच्च श्रेणी के मालिक के अधीन हुआ करता था। अगर हम इस कारखानों में उत्पादन की बात करें तो इन कारखानों में अधिकांशतः जो वस्तुएं हुआ करती थीं वह महल तथा शाही उपयोग के लिए निर्मित हुआ करती थीं। इसके अतिरिक्त सुल्तान ने आंतरिक व्यापार को स्वतंत्र करने के लिए उस पर से अनेक कर भी हटा देता है, जिससे वस्तुओं के आने जाने में जो बाधा पहुंचती थी उसे भी मतलब कि वह दूर हो जाती है। अगला जो बिंदु है उद्यानों का लगाया जाना। फिरोज शाह तुगलक ने काफी ज्यादा उद्यानों को भी लगवाया, इससे उसके राजस्व में वृद्धि होती है और वह उससे ज्यादा से ज्यादा उसे अन्य कार्यों के खर्चा करने के लिए उसे पैसा मिल जाता है। इसी के उद्देश्य से इसने दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए उद्यान लगवाता है और अलाउद्दीन के जो बचे हुए 30 उद्यान थे उन्हें भी यह व्यवस्थित करवाता था। इन उद्यानों में वह विभिन्न प्रकार के फल लगवाता था और जिससे राज्य को लगभग 1,80,000 टका की अतिरिक्त वार्षिक आय भी होती थी। अब अगला जो बिंदु है रोजगार दफ्तर की स्थापना। इससे बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है बहुविकल्पी प्रश्नों में। ठीक है, इसने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक रोजगार दफ्तर स्थापित करता है। इस दफ्तर के संचालन के लिए वह एक पदाधिकारी की नियुक्ति भी करता है। अगर इस दफ्तर की बात करें तो इसके अंतर्गत
सुल्तान ने बेरोजगारों की सूची तैयार करवाता है और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम देने का व्यवस्था करवाता है। ठीक है। और जो अगला जो विभाग है, दीवान ए खैरात, मतलब कि दान का कार्यालय। इसके अंतर्गत वह गरीब व असमर्थ मुसलमानों के लिए दानशाला की व्यवस्था करवाता है। इसके माध्यम से बहुत सी विधवाओं तथा अनाथ लोगों की सहायता की जाती थी और बहुत सारी निर्धन मुस्लिम कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जाता था। इस अनुदान से सल्तनत काल के जो लोग होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। एक बात नोट कर लीजिएगा, इस विभाग के अंतर्गत, मतलब इस व्यवस्था के अंतर्गत जो विवाह होता था वह सिर्फ मुस्लिमों के लिए होता था। ठीक है। इसके अतिरिक्त वह एक पेंशन विभाग की स्थापना करता है। ठीक है। पेंशन विभाग की भी वह स्थापना करता है जिसे दीवान ए इस्तेहाक, ठीक है, लिख लीजिएगा, ए हाक कहा जाता है। ठीक है। इसके अंतर्गत सुल्तान ने निर्धनों और वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस पेंशन विभाग की स्थापना करता है। देखते हैं इसके अगले कार्य के बारे में। खैराती अस्पताल की स्थापना। ठीक है, जिसे दारुल शिफा, बीमारिस्तान या शिफा खाना के नाम से भी जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने मरीजों की सुविधा के लिए मुफ्त दवा बांटने वाला अस्पताल की भी स्थापना करता है। इसके अंतर्गत रोगियों के निदान तथा देखभाल के लिए इस अस्पताल में योग्य व अनुभवी हकीम रखे जाते हैं और यहाँ पर रोगियों को मुफ्त इलाज भी दिया जाता था और साथ ही साथ इन्हें मुफ्त भोजन भी दिया जाता था। अब खैराती अस्पताल के खर्चे के लिए इसने कुछ गांव अलग कर दिए थे, मतलब ऐसे कुछ गांव इसने वर्गीकृत कर दिए थे जहां से वहां से होने वाली आय का जो प्रयोग इन खैराती अस्पताल में किया जाता था और इससे ही इन अस्पतालों का खर्चा चलता था। इसके अलावा इसका जो एक कार्य होता है यह दास विभाग की भी स्थापना करता है। ठीक है। दास विभाग के अंतर्गत यह क्या करता है कि इसने दासों के लिए एक नए विभाग की स्थापना की जिसे दीवान ए बंदगान, ठीक है, दीवान ए बंदगान के नाम से जाना जाता है और उसके लिए अलग अधिकारियों की भी नियुक्त करता है। ठीक है। अगर बात करें तो इसके समय दासों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है और इस समय इसके लगभग इसके पास 1,80,000 के आसपास दास होते हैं। यह दासों की शिक्षा एवं विभिन्न कलाओं में प्रशिक्षण का भी प्रबंध करता था। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि फिरोज शाह तुगलक ने दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कार्य, इस बिंदु को देखते हैं। इसने मुस्लिम तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए उचित व्यवस्था की। इसने तीर्थयात्रियों को आर्थिक सहायता प्रदान की और उनकी यात्रा को सुखद बनाने के लिए सुल्तान ने रास्तों में 200 सराय बनवाए और 150 से भी ज़्यादा कुएं ये खुदवाता है। तो ये इसके द्वारा कुछ किए गए कार्य थे। अब हम राज्य की इसके आय के वृद्धि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके शासन काल में राज्य में जो आय है उसमें पर्याप्त वृद्धि होती है क्योंकि कृषि जो है वो उसकी उपज में काफ़ी ज़्यादा सुधार होता है, उद्यानों में फलों का उत्पादन होता है, सिंचाई कर लगाता है और सिंचाई कर में जो ठेकेदारी व्यवस्था होती है, इसके अलावा यह जजिया कर जो है वो भी कठोरता से वसूल करता है। तो इन सभी से इसके कार्यकाल में इसकी जो है राज्य में काफ़ी ज़्यादा कर की वृद्धि होती है। इसके समय जो अगर प्रमुख करों की बात करें
तो इसके समय जो वही कर थे जो पूर्ववर्ती शासकों में जो लग रहे थे, जजिया कर, जकात कर, खिराज और खुम्स। ठीक है, खिराज जो भूमि कर था, इस समय यह भूमि की उपज का 1/3 था। अगर खुम्स की बात करें, मतलब कि जो युद्ध में लूटपाट के साथ मिलने वाला जो माल होता था, उसमें क्या होता है, यह 1/5 भाग अपने पास रखता था, मतलब कि ये 1/5 भाग जो राजकोष में जाता था, और 4/5 भाग यह जो है सैनिकों में बांट देता था। जबकि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ठीक इसके विपरीत था, यानी कि 4/5 भाग वह अपने पास रखता था और 1/5 भाग वह सैनिकों में बांटता था। इसके अलावा यह राज्य की आय की वृद्धि के लिए सिंचाई कर, मतलब कि सिंचाई कर भी लगाता है, और यह पहला शासक होता है सल्तनत काल का जिसने सिंचाई पर कर लगाया। ठीक है, सिंचाई कर को हब या शर्ब के नाम से भी जाना जाता है। यह जो सिंचाई कर जो होता है, यह कृषि भूमि का, मतलब उपज का 1/10 भाग होता है। तो ये सब जो है, इसके जो प्रमुख जो आय की है, जो पर्याप्त वृद्धि होती है, इन सब के कारण होती है। अब इसके द्वारा कुछ सार्वजनिक निर्माण के कार्य किए गए, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ये सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का निर्माण करवाता है। इसके अलावा ये 300 ज्यादा नगरों की भी स्थापना करवाता है, जिनमें से प्रमुख नगर हैं, याद कर लीजिएगा इन्हें, प्रश्न पूछ लेता है कि इन नगरों की स्थापना किसने की। फिरोजाबाद, कोटला, फिरोजशाही, फिरोजपुर, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, ये सभी इसके द्वारा प्रमुख जो हैं स्थापित नगर हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न जौनपुर से पूछा जाता है। ये सुल्तान कला और का भी बहुत ही ज्यादा प्रिय था। उसके शासनकाल में अनेक प्राचीन मस्जिदों, मकबरों एवं भवनों का भी जीर्णोद्धार करवाया जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने सुल्तान मुइजुद्दीन की मस्जिद हौज शमसी जो इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था, हौज अलाई जो अलाउद्दीन द्वारा बनवाया गया था, इन सभी इमारतों की, मतलब इनकी मरम्मत करवाता है। और इसके अतिरिक्त जो है, ये अशोक के 2 स्तंभ शिलालेखों को भी खिजराबाद और मेरठ के निकट से उठाकर दिल्ली लाता है। तो आप इस पॉइंट को भी आप याद कर लीजिएगा, ये जो इससे भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसने बहुत सारी मस्जिदों, महलों और सराय तथा जलाशयों का भी निर्माण करवाता है। इसने शिल्प एवं साहित्य को भी काफी ज्यादा बढ़ावा दिया और इसको इस चीज से काफी ज्यादा लगाव था, और यह ऐसे विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय भी प्रदान करता था। यह लगातार शिक्षा की प्रगति और प्रचार के लिए प्रगतिशील रहा। इसने अनेक पाठशालाओं, मदरसों, विद्यालयों और मठों की स्थापना करवाता है। इसके जो प्रमुख जो साहित्यकार थे इसके समय के जो दरबारी थे, उनमें जियाउद्दीन बर्नी तथा शमसे सिराज अफीफ जैसे ये प्रति इतिहासकार थे। बर्नी की जो पुस्तक है फतवा ए जहादरी तथा अफीम की जो है तारीख फिरोजशाही है, जो इसके समय के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक की एक आत्मकथा है जिसे फतूहात ए फिरोजशाही के नाम से जाना जाता है। इसे भी याद कर लीजिएगा, फतूहात ए फिरोजशाही जो है वो फिरोज शाह तुगलक की रचना होती है। इसके अलावा यह चिकित्सा शास्त्र, धर्मशास्त्र, कानून तथा इस्लामी विद्या के अध्ययन के लिए भी प्रोत्साहित करता है, और इसने संस्कृत की कई सारी पुस्तकों को जो है वो फारसी में भी अनुवाद करवाता है। ठीक है, ये था फिरोज शाह तुगलक से जो संबंधित पहला लेक्चर, जिसमें हमने इस प्रारंभिक जीवन, राज्यरोहण और इसके द्वारा किए गए प्रमुख
लोकहित के कार्य और राजस्व में जो आय की वृद्धि और इसकी जो द्वारा किए गए शिक्षा और इन सभी शिक्षा का संरक्षण, इन सभी विषयों पर हमने चर्चा की। जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम इसकी धार्मिक नीति और इसके द्वारा जो किए गए प्रमुख युद्ध अभियान और इसके कार्यकाल में घटित विद्रोह, इन 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। फिरोज शाह तुगलक का देखा जाए तो पहला जो ये वीडियो है, इसी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके द्वारा जो निर्माण कार्य किए गए, इसके द्वारा जो पॉलिसी अपनाई गई, इन्हीं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हम दूसरे वीडियो भी पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ कभी ना कभी उनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जहाँ पर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप प्रश्न पूछ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।